हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत छठे सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है हिंदी नाट्य साहित्य, उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी पर्दे के पीछे और उसके एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जो आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कक्षाएं और उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, भट्ट जी का जन्म हुआ था 1880, 1898, 1890, 1870। तो भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 1898 ईस्वी में। उदय शंकर भट्ट जी की प्रथम एकांकी है एक ही कब्र में, पर्दे के पीछे, सूखी डाली, बंदी। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इनकी प्रथम जो एकांकी है उसका नाम क्या है? एक ही कब्र में। अगला है, उदय शंकर भट्ट का कौन सा एकांकी आपकी पाठ्यपुस्तक में एकीकृत है? तो इसमें विकल्प गलत दिया हुआ है। आपके पाठ्यक्रम में जो एकीकृत यानी लगी हुई एकांकी है उसका नाम क्या है? पर्दे के पीछे। क्या नाम है? पर्दे के पीछे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उदय शंकर भट्ट जी का जन्म किस शहर में हुआ था? कन्नौज, इटावा, कानपुर, बिजनौर। तो इटावा में इनका जन्म जो है होता है। और इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है। फिर है, भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह है नवीन एकांकी, सुगम एकांकी, एकांकी सप्तक, अभिनव एकांकी। तो भट्ट जी का जो प्रथम एकांकी संग्रह है उसका नाम क्या है? अभिनव एकांकी। फिर है अगला, अभिनव एकांकी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसका प्रकाशन कब होता है? 1940 ईस्वी में। फिर है, उदय शंकर भट्ट ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो इन्होंने बीए जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। उदय शंकर भट्ट ने हिंदी एवं संस्कृत में अध्यापन कार्य किया कानपुर, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली। तो लाहौर में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। और लाहौर आजकल कहाँ है? पाकिस्तान का शहर है। उदय शंकर भट्ट की मृत्यु हुई थी 1950, 1966, 1988, 1977। तो इनकी मृत्यु जो है 1966 ईस्वी में होती है। फिर अगला है, भट्ट जी ने शास्त्री की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? पंजाब, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो पंजाब से इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। अगला है, भट्ट जी ने काव्य तीर्थ की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, नैनीताल। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो काव्य तीर्थ की उपाधि इन्होंने कहाँ से? कलकत्ता से प्राप्त की थी। फिर है, उदय शंकर भट्ट किस युग के एकांकीकार हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसादोत्तर युग, प्रसाद युग। तो भट्ट जी ये प्रसादोत्तर युग के एकांकीकार हैं। और प्रसादोत्तर का मतलब है जो जयशंकर प्रसाद के बाद का युग है उसे ही क्या कहा गया है? प्रसादोत्तर युग। फिर अगला है, उदय शंकर भट्ट किस प्रकार के एकांकीकार हैं? समाजवादी, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। तो उदय शंकर भट्ट की गणना समाजवादी एकांकीकारों में की जाती है। और समाजवादी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रचनाकार समाज के विभिन्न विषयों को, समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। फिर अगला है, आकाशवाणी दिल्ली में किसने परामर्शदाता एवं निदेशक का कार्य किया है? पंत, भारतेंदु, उदय शंकर भट्ट, निराला।
तो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में परामर्शदाता और निदेशक का कार्य किसने? उदय शंकर भट्ट जी ने किया है। अगला है मुक्तिबोध उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक है, यानी किस प्रकार का है? समाजवादी, यथार्थवादी, ऐतिहासिक, राजनैतिक? तो मुक्तिबोध नाटक में भट्ट जी ने जो है ऐतिहासिक घटना को उठाने का काम किया है। मुक्तिबोध नाटक के रचनाकार कौन हैं? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उग्र। तो अभी आपने देखा है मुक्तिबोध नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्न में से कौन सा उदय शंकर भट्ट का भाव नाट्य है? विश्वामित्र, नए मेहमान, स्त्री का हृदय, कुमार संभव। तो इनमें से जो विश्वामित्र नाटक है इसको भाव नाट्य की संज्ञा दी गई है। रेडियो रूपक है एकला चलो रे, विश्वामित्र, स्त्री का हृदय, मत्स्यगंधा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप यही जान लीजिए रेडियो रूपक किसे कहते हैं। रूपक का मतलब होता है, अर्थ क्या है इसका? नाटक। ये नाटक का एक क्या है? प्रकार है। और रेडियो रूपक का मतलब ऐसा नाटक जिसका प्रसारण रेडियो के ऊपर किया गया है। तो वो कौन सा है? उसका नाम है एकला चलो रे। अगला है आज का आदमी एकांकी है, ऐतिहासिक, सामाजिक, रेडियो रूपक, राजनीतिक। तो आज का आदमी एकांकी किस प्रकार की है? ये सामाजिक एकांकी है। फिर है निम्न में से रेडियो रूपक कौन सा है? गांधी जी का रामराज्य, नए मेहमान, स्ट्राइक, समस्या का अंत। तो इनमें से गांधी जी का रामराज्य नाटक है, इसको भी रेडियो रूपक की संज्ञा दी गई है। अगला है पर्दे के पीछे नामक एकांकी की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हर हाल में आएगा, पूछा जाएगा। उदय शंकर भट्ट, शिवमूर्त शर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो पर्दे के पीछे नामक एकांकी की रचना किसने की है? उदय शंकर भट्ट जी ने। अगला है प्रस्तुत एकांकी का कथानक किस पर आधारित है? सामाजिक विडंबनाओं पर, सामाजिक बुराइयों पर, कुरीतियों पर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी समस्याएं इस एकांकी में लेखक ने दिखाई हैं। फिर अगला है प्रस्तुत एकांकी में किसका चरित्र उद्घाटित किया गया है? नेता, सेठ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नेताजी भी हैं और सेठ जी भी हैं, दोनों के चरित्र को दिखाया है। फिर है पर्दे के पीछे नामक एकांकी का कथानक किस पर आधारित है? सामान्य जीवन पर, समरसता पर, सामंजस्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य जीवन से घटना को लिया गया है। निम्न में से किस नाटक का पर्दाफाश इस एकांकी में किया गया है? आदर्शवाद, त्याग, तपस्या, ये सभी बातें इस एकांकी में दिखाई गई हैं। यानी क्या है? आदर्शवाद, त्याग, तपस्या, ये सब क्या है? सामने की बातें हैं और पर्दे के पीछे लोगों के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता है। प्रस्तुत एकांकी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? छीतरमल, चांदीराम, लालचंद, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छीतरमल, चांदीराम, लालचंद, ये सभी इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला है निम्न में से कौन प्रस्तुत एकांकी के सहायक पात्र हैं? दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दरोगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? सहायक पात्र हैं इस एकांकी के। अगला है प्रस्तुत एकांकी के पात्र किसके अनुकूल हैं? कथानक, भाषा, परिवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस एकांकी के पात्र कथानक के अनुकूल पाए गए हैं। फिर है निम्न में से किसका कथन है? अस्पताल तो 8 बजे खुलता है, डॉक्टर, मुनीम, परिचारक, दरोगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अस्पताल तो 8 बजे खुलता है। फिर अगला है प्रस्तुत एकांकी के संवाद कैसे हैं? लंबे, रोचक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस एकांकी के संवाद जो है लंबे भी हैं और रोचक भी हैं। रोचक मतलब आकर्षक। अगला है निम्न में से कौन 125 भी लेने को तैयार था? डॉक्टर, नेता, सेठ, मुनीम। तो 125 लेने को डॉक्टर साहब तैयार थे। निम्न में से किसने डॉक्टर को 150 रुपये दिए थे? मुनीम, दरोगा, सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो सेठ जी जो है डॉक्टर साहब को 150 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर है किसने कहा कि सेवा का भाव रखो डॉक्टर साहब स्वर्ग मिलेगा? सेठ, मुनीम, दरोगा, चांदीराम। तो चांदीराम कहते हैं डॉक्टर साहब सेवा का भाव रखो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। फिर है प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य किसे उजागर करना है? सामाजिक विसंगत को, व्यंग्य भावना को, सद्भावना को। तो सामाजिक विसंगत को प्रमुखता से इस एकांकी में दिखाया गया है। प्रस्तुत एकांकी में किसे मात्र दिखावा कहा गया है? आदर्श, त्याग, सेवा, उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या है?
त्याग है, आदर्श है, सेवा, ये बड़े बड़े शब्द जो हैं इस एकांकी में मात्र दिखावा है, इसका वास्तविकता में कहीं पर भी अमल नहीं किया गया है। फिर है लेखक के अनुसार समाज में किसके नाम पर जघन्य कार्य हो रहे हैं? आदर्श के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आज भी समाज में होता है और पहले भी होता था, आदर्श और सच्चाई के नाम पर लोग जो है बहुत ही जघन्य प्रकार के कार्य करते रहते हैं। फिर है प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान की किस परिस्थिति का चित्रण किया गया है? सामाजिक, राजनीतिक। तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां इस एकांकी में देखने को मिलती हैं। फिर है प्रस्तुत एकांकी में किसका ध्यान रखा गया है? युगबोध का, वास्तविकता का, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो युगबोध और वास्तविकता दोनों ही प्रकार की बातों का ध्यान इस एकांकी में रखा गया है। अगला है किस दृष्टि से यह एक आदर्शवादी एकांकी है? अभिनय की, वास्तविकता की, सामाजिकता की, उपरोक्त सभी। तो अभिनय, वास्तविकता, सामाजिकता, इन तीनों ही दृष्टिकोण से क्या है, यह एक आदर्श प्रकार की एकांकी है, अर्थात विकल्प आपका कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है प्रस्तुत एकांकी के संवाद हैं रोचक, सरल, भाषाजन्य, उपरोक्त सभी। तो रोचक भी हैं, सरल भी हैं, भाषाजन्य भी हैं, अर्थात आपका उत्तर सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। फिर है प्रस्तुत एकांकी की शैली किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक, प्रभावोत्पादक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस एकांकी की शैली व्यंग्यात्मक भी है और प्रभावोत्पादक भी है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लेखक ने प्रस्तुत एकांकी में किसका प्रयोग किया है? उचित शब्दावली, पात्रानुकूल भाषा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उचित शब्दावली और पात्रानुकूल भाषा, इन दोनों का प्रयोग लेखक ने इस एकांकी में किया है। अगला प्रश्न है पर्दे के पीछे नामक एकांकी के पात्र किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वर्तमान परिवेश का, वास्तविकता का, सच्चरित्रता का, उपरोक्त सभी। तो वर्तमान परिवेश भी है, वास्तविकता भी है, अच्छे चरित्र भी हैं, यानी इन सभी को जो है दिखाने की कोशिश की गई है। अगला है एकांकी में भाषा विद्यमान है, स्वाभाविकता, रोचकता, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एकांकी की भाषा में क्या है? स्वाभाविकता भी है और रोचकता, यानी दोनों गुण पाए गए हैं। प्रस्तुत एकांकी में कैसी भाषा चरित्रोद्घाटन में सहायक बन पड़ी है? मनोभावयुक्त भाषा, सरल भाषा, स्वाभाविक भाषा, उपरोक्त सभी। तो मनोभावयुक्त भी है, सरल भी है, स्वाभाविक भी है, अर्थात ये सभी सही है। फिर है अगला उदय शंकर भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको अभी हमने ऊपर बताया था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस जिले में हुआ था? इटावा जिले में हुआ था। और आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आगे है, उदय शंकर भट्ट के पिता का नाम क्या है? पंडित मेहता फतेह शंकर भट्ट, सेवाराम नागर, रमेश भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनके पिता का नाम क्या है? पंडित मेहता फतेह शंकर भट्ट। फिर अगला है उदय शंकर भट्ट का प्रमुख पेशा था एकांकीकार, नाटककार, कवि, लेखक, उपरोक्त सभी। तो ये अच्छे एकांकीकार भी हैं, अच्छे नाटककार भी हैं और अच्छे कवि लेखक भी हैं, अर्थात ये सभी गुण इनमें पाए जाते हैं। फिर है निम्न में से किस आंदोलन में उदय शंकर भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वाधीनता आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर जो है इनका जन्म हो चुका है। उदय शंकर भट्ट आकाशवाणी में किस पद पर कार्यरत थे? तो आपको बताया गया, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, परामर्शदाता, निदेशक, प्रोड्यूसर, यानी ये सभी पद पर इन्होंने कार्य किया है। फिर है उदय शंकर भट्ट की लेखन विधा है एकांकी, नाटक, उपन्यास, उपरोक्त सभी। तो इन्होंने सब कुछ लिखा है, यानी क्या है? एकांकी भी लिखी हैं और नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। एकांकी में भाषा किस प्रकार की विद्यमान है? विकल्प हैं आपके स्वाभाविकता, रोचकता, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एकांकीकार ने इसकी भाषा में रोचकता को भी लाने का प्रयास किया है और स्वाभाविकता तो जगह जगह पर दिखाई पड़ती है। फिर जो है ये प्रश्न जो है सारे हो चुके हैं।
आगे के प्रश्नों को हम जो है देखेंगे। प्रश्न है आपका, पर्दे के पीछे नामक एकांकी की भाषा कैसी है? सरल, प्रवाहपूर्ण, बोधगम्य, उपरोक्त सभी। तो क्या है? सरल भी है, प्रवाहपूर्ण भी है, बोधगम्य भी है, यानी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी उदय शंकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं? समस्या का अंत, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, उपरोक्त सभी। तो ये उदय शंकर भट्ट जी की सभी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी समस्या का अंत भी है, नए मेहमान और पर्दे के पीछे। अगला है, उदय शंकर भट्ट के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कश्मीर। तो उदय शंकर भट्ट के पूर्वज जो है कहाँ के निवासी थे? गुजरात के रहने वाले थे। अगला है, निम्न में से किसकी शिक्षा उदय शंकर भट्ट ने ननिहाल में रहकर प्राप्त की थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपरोक्त सभी। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं की शिक्षा भट्ट जी ने अपने नाना के वहाँ घर पर रहकर ही प्राप्त कर ली थी। फिर है, उदय शंकर भट्ट ने बीए की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो उदय शंकर भट्ट जी ने बीए की उपाधि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उदय शंकर भट्ट ने किस आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया है? नागपुर, जयपुर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नागपुर और जयपुर, इन दोनों ही जगहों पर आकाशवाणी में भट्ट जी ने प्रोड्यूसर के पद पर काम किया है। फिर है, भट्ट जी ने किस प्रकार की एकांकियों की रचना की है? समस्या प्रधान, पौराणिक, सामाजिक समस्या से संबंधित, उपरोक्त सभी। तो समस्या प्रधान भी एकांकियाँ लिखी हैं, पौराणिक भी लिखी हैं और सामाजिक समस्या से भी संबंधित लिखी हैं, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। फिर है, पर्दे के पीछे एकांकी में सेठ का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी परीक्षा के लिए नोट कर लेना। छीतरमल, चांदीराम, लालचंद, नेमिचंद्र। तो पर्दे के पीछे एकांकी में जो सेठ जी हैं उनका नाम क्या है? सेठ छीतरमल। फिर है, निम्न में से कौन सेठ का काका था? नीम करोली, लालचंद, मूलचंद, चांदीराम। तो सेठ जी के काका का नाम क्या था? चांदीराम। बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन दो कांग्रेसी व्यक्ति थे? लालचंद, नेमिचंद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लालचंद और नेमचंद ये दोनों किस प्रकार के व्यक्ति थे? कांग्रेसी व्यक्ति थे। अगला है, निम्न में से किसके पास दुकान थी? सेठ छीतरमल, लालचंद, मूलचंद, नेमचंद। तो सेठ छीतरमल के पास में क्या थी? दुकान थी। दुकान वाला ही आज भी आप देखते हैं लोग उसको सेठ के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुकान के किस तरफ लकड़ी के तख्तों का पर्दा लगा था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दुकान के जो है पूर्व की तरफ जो है लकड़ी के तख्तों का पर्दा लगा हुआ था। मकान के किस भाग में गद्दे बिछे हुए थे? विकल्प हैं आपके, आगे की तरफ, पीछे, बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो मकान के बीच वाले भाग में गद्दे बिछे हुए थे। मकान का कौन सा भाग दर्शकों के सामने था? दाईं तरफ का, बाईं तरफ का, आगे का, पीछे का। तो मकान के दाईं तरफ का भाग दर्शकों के सामने था। सेठ छीतरमल की आयु क्या थी? 40 वर्ष, 42 वर्ष, 44 वर्ष, 46 वर्ष। तो सेठ छीतरमल की आयु क्या थी? 42 वर्ष। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सेठ छीतरमल कैसा पोशाक पहनते थे? बंद गले का कोट, कश्मीरी टोपी, पतली धोती, उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के कपड़े जो है सेठ जी पहनते थे। जैसे आप लोग कभी जीन्स टॉप पहन लेते हो, कभी जीन्स पहन लेते हो, कभी कुर्ता पहन लेते हो, कभी शर्ट पहन लेते हो, कभी ट्राउजर पहन लेते हो। तो ऐसे ही सेठ जी भी अपने तरह तरह के कपड़े पहनते थे। फिर है, सेठ के पशु अस्पताल का नौकर कौन था? दीनू, मुनीम, कर्मचारी, मूलचंद। तो पशुओं के अस्पताल का नौकर जो था उसका नाम क्या था? दीनू।
अब नाम से ही आप देख रहे हो उसका नाम दीनू है, तो कितना दीन व्यक्ति होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता है। फिर है अगला, डॉक्टर की उम्र कितनी थी? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष। तो डॉक्टर की उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। अगला है, सेठ ने नौकरों को कौन सा पोशाक दिया था? एक एक कुर्ता, एक एक धोती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही मजाक वाली बात है, जब कुर्ता देगा तो धोती देगा ही, यानी एक एक कुर्ता और एक एक धोती, इसमें कहने वाली बात क्या है? दोनों जो है दी गई हैं। फिर अगला है, सेठ ने किसके लिए अस्पताल खुलवाया था? पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और जानवर दोनों के लिए सेठ जी ने अस्पताल खुलवाया था और कहते थे इससे क्या है? परोपकार होता है, समाज सेवा होती है। सेठ ने कितना रुपया खर्च करके अस्पताल का मकान बनवाया था? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। तो सेठ जी ने क्या किया था? 30,000 रुपये खर्च करके अस्पताल को बनवाया था। फिर है, अस्पताल में निम्न में से किसका इलाज हो रहा था? 10 कबूतर का, 1 बटेर का, 40 चिड़ियों का, उपरोक्त सभी। तो 10 कबूतर का भी, 1 बटेर का भी, 40 चिड़ियों का भी, इन सभी का इलाज अस्पताल के अंदर हो रहा था। फिर अगला है, डॉक्टर के परिवार में कौन लोग थे? पत्नी, 3 बच्चे, 1 बूढ़ी माँ, उपरोक्त सभी। तो पत्नी, 3 बच्चे, 1 बूढ़ी माँ, ये सभी जो है डॉक्टर के परिवार में रहते थे। फिर है, गांधी जयंती के सप्ताह में क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? सर्वोदय समाज की मीटिंग, प्रार्थना, प्रवचन, उपरोक्त सभी। तो गांधी जयंती के सप्ताह में ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। फिर अगला है, निम्न में से किसने कहा है कि क्या बताएं इन कलेक्टरों कमिश्नरों के मारे नाक में दम है? मूलचंद, नेमचंद, लालचंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये नेमचंद जी का कथन है। वो कहते हैं कि क्या बताएं इन कलेक्टरों और कमिश्नरों के मारे नाक में दम है। अगला है, नेमचंद ने कितने रुपए का शेयर खरीदा था? 5,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में, 10,000 रुपये में। तो नेमचंद जी जो है 10,000 रुपये में एक शेयर खरीदते हैं। फिर है, इनमें से कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है? विकल्प हैं आपके, कोणार्क, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, नए मेहमान। तो कोणार्क, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ये सब जगदीश चंद्र माथुर जी के हैं। लेकिन नए मेहमान ये जो एकांकी है ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट जी की। फिर है, उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। विकल्प हैं आपके, ऊसर, पृथ्वीराज की आंखें, नए मेहमान, रेशमी टाई। तो इनमें से जो उदय शंकर भट्ट जी की रचना है उसका नाम क्या है? नए मेहमान। और पृथ्वीराज की आंखें ये ऐतिहासिक एकांकी है। किस प्रकार की है? ऐतिहासिक। और इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। फिर है, निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट का एकांकी संग्रह नहीं है। विकल्प हैं आपके, धूमशिखा, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे, सप्त किरण। तो इनमें से जो उदय शंकर भट्ट जी का एकांकी संग्रह नहीं है उसका नाम क्या है? पर्दे के पीछे। धूमशिखा एकांकी संग्रह है, स्त्री का हृदय एकांकी संग्रह है, सप्तकिरण एकांकी संग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी है, फिर ये एकांकी संग्रह क्यों नहीं है? तो इसका मतलब यही है कि यह केवल क्या है? एकांकी है और एकांकी संग्रह नहीं है। एकांकी और एकांकी संग्रह में अंतर होता है। एकांकी में केवल एक एकांकी होती है और एकांकी संग्रह में तमाम सारी एकांकियाँ संग्रहित होती हैं, लगी होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा ज़रूर पसंद आएगी। अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।